जय हिंद मित्र, स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपने पेपर की तैयारी जमकर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं रोजाना करंट अफेयर। ओके, तो आज के करंट अफेयर क्या होने वाले हैं? आज का करंट अफेयर 14 मार्च 2024 के करंट अफेयर होने वाले हैं। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर रोज़ के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और अन्य करंट अफेयर भी इसके अंदर लेते हैं। तो हम लोग इसके अंदर एक टॉपिक को स्पेशली और कराते हैं जिसमें हम उसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि वो क्या है, कैसे है, क्यों है, और उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया विषय और नए करंट अफेयर के साथ कि क्या होने वाला है। चलिए जानते हैं। प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इससे पहले आप एक काम करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों के पास। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 को। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? चलिए, जैसे कि भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे स्ट्रिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? किस राज्य में किया गया है? तो ये किस राज्य किया है? ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे स्ट्रिंग का प्रोजेक्ट का उद्घाटन। तो ये उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शंस क्या अपने पास? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो ये किस स्टेट में किया गया है ऑटोमोबाइल इंडक्ट रेलवे का उद्घाटन? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका क्या? गुजरात। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर इसका क्या होने वाला है? गुजरात। आंसर इसका राइट आंसर होगा गुजरात। ओके, ये प्रोजेक्ट गुजरात में लॉन्च किया गया है। ओके, फिर बढ़ते आगे। चलिए, किसके द्वारा किया गया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी इंडियन के प्लांट में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे स्ट्रिंग परियोजना का उद्घाटन किया है। ओके, यह रेलवे स्ट्रिंग प्रोजेक्ट मारुति और गुजरात रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट राइट के बीच एक सहयोगमत पहल है। ओके, ये किसके बीच में? मारुति सुजुकी और गुजरात रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके बीच में क्या है? सहयोगी है। ओके, सहयोगमत पहल है। ओके, इन दोनों के द्वारा ये लॉन्च करी गई है। किस स्टेट में? गुजरात में। ओके, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्र के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया है? किसके लिए? जन औषधि केंद्र के लिए। मतलब जन औषधि मतलब सभी के लिए औषधियाँ उपलब्ध हो। तो ये केंद्र के लिए क्या किया इन्होंने? क्रेडिट सहायता। कौन सा सहायता? क्रेडिट सहायता का लॉन्च किया है। कौन सा सहायता लॉन्च करिए? क्रेडिट सहायता लॉन्च क्रेडिट सहायता लॉन्च करिए। ओके, लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है? तो ऑप्शंस क्या है? डॉक्टर मनसुख मंडारिया या बी स्मृति ईरानी, सी अनुराग ठाकुर, डी गिरिराज सिंह। तो ये किसने किया है? इसको लॉन्च किया है केंद्रीय जन औषधि केंद्र। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ओके, तो ये क्या है? ये अपने क्या बोल सकते हैं, औषधि और स्वास्थ्य से संबंधित मंत्री है। ओके, मनसुख मंडाविया। ओके, चलिए आ जाइए प्रश्न नंबर 3 पे बढ़ते। इससे पहले जान लें थोड़ा इसके बारे में, क्या है ये जन सुविधा। ओके, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जन औषधि केंद्र के लिए एक ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कौन सा? ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ओके, इसके तहत भारतीय लघु उद्योग विकास SIBDI और फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डेवलपमेंट ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI के बीच एक समझौते भी हुआ है। साथ ही उन्होंने इससे जुड़ी वेबसाइट को भी लॉन्च किया है। ओके, ये सारी चीज़ें उन्होंने करी हैं। इससे जुड़ी एक वेबसाइट भी लॉन्च करी गई है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? SBI कौन? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए क्या? ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसने? SBI बैंक ने। तो ये ऑप्शन नंबर ए गूगल, ऑप्शन नंबर बी रोज रेपर, ऑप्शन नंबर सी ओरिएपन और ऑप्शन नंबर डी मेटा।
तो किसके साथ इसने समझौता किया? तो आप बोलेंगे ओरिएपन। ऑप्शन नंबर सी ओरियनप्रे। ओरियनप्रे। ओके। किसने? भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने कैश मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म आई कैश प्रो प्लस के लाइसेंस और ऑपरेशन के लिए ओरियम प्रो सॉल्यूशन के साथ समझौता किया। ओके। ये क्या, इसमें क्या हुआ? लगभग 100 करोड़ रुपए की इस डील में लाइसेंस और 6 वर्ष तक का रखरखाव शामिल है। कितना? 100 करोड़ के लिए लाइसेंस और 6 वर्ष के लिए रखरखाव के लिए इसमें शामिल किया गया। ओके। और ये पन्ने आई प्रो प्लस एडवांस क्लाउड टेक्निक और माइक्रो सेवाओं पर आधारित है। ओके। इन सब चीज़ों पर ये आधारित है। चलिए बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है करंट अफेयर में? ओके, चलिए जानते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो किस देश के साथ भारत ने यह समझौता किया है? देश के संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति की स्थापना के लिए समझौता किया है। तो किसके साथ? ऑप्शन नंबर 1 केन्या, बी दक्षिणी अफ्रीका, सी अर्जेंटीना, डी डायनेमिक गणराज्य। तो किसके साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डायनेमिक गणराज्य के साथ ये समझौता किया है। ओके। ऑप्शन नंबर सी डी डायनेमिक गणराज्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं विस्तार से। भारत ने हाल ही में डायनेमिक गणराज्य के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समझौता क्या ZCO की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। ZCO की स्थापना करेगी, उसके लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए किसने? भारत ने। ओके। क्या हुआ इसमें? केंद्रीय मंत्री ने इस वर्ष 24 जनवरी को JETCO की स्थापना के लिए उक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ओके। किसके साथ किया गया? डेनमार्क गणराज्य के साथ, एक कैरिबियन राष्ट्र में है। ओके। इसके साथ समझौता किया गया है। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? मतलब 2019 और 23 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश ने खरीदे हैं? ओके। तो आइए ऑप्शंस क्या है अपने पास? ऑप्शन नंबर 1 चीन ने खरीदे हैं क्या? ऑप्शन नंबर 2 पाकिस्तान ने खरीदे? नहीं भैया, ये तो कभी नहीं हो सकता पाकिस्तान इतने हथियार खरीद ले, कभी ना। ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी ईरान। तो किसने इतने हथियार खरीदे 2019 और 23 में? सबसे ज़्यादा शीर्ष पर रहा है हथियार खरीदने के मामले में, तो वो हो जाएगा अपना देश कौन? भारत, अपना प्यारा भारत। इसने सबसे अधिक हथियार खरीदे। ओके। ऑप्शन नंबर सी। क्या कहेंगे कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI के लेटेस्ट डेटा के अनुसार, किसके? SPIRI के लेटेस्ट डेटा के अनुसार 2019-23 के बीच भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बना। मतलब भारत ने सबसे अधिक क्या किया? हथियारों को खरीदा है। ओके। 2023 और 1923 के बीच में। ओके। साल 2019 और 23 के बीच भारत के कुल वैश्विक हथियारों का आयात कितना? 9.8%। कितना? 9.8% रहा है। ओके। आयातक किया है। भारत के बाद सऊदी अरब, भारत के बाद किसने किया है? सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन। भारत के बाद सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, फिर पाकिस्तान, जापान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया और चीन। सिप्री में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी स्थापना, सिप्री क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। ओके। इसकी स्थापना 1966 में करी गई थी, 1966 में करी गई थी। आपका स्टडी का प्रश्न बन जाता है, इसको याद रखना आप लोगों को। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? PM मोदी ने भारत के किस कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है? क्या रखा? PM मोदी ने क्या किया? PM मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो किस राज्य में रखी गई है? ऑप्शन नंबर पंजाब, राजस्थान, बी सी उत्तर प्रदेश और डी गुजरात। तो किस राज्य में रखी गई है? ये रखी गई है डी गुजरात में। और एक चीज़ मैंने अभी आपको तो गुजरात में एक चीज़ बताई थी, अभी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या मैंने बताया था। अभी जस्ट बताया, भूलना मत, अभी बताया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से जल्दी। ओके। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला। ओके।
क्या है सेमीकंडक्टर बारे थोड़ा। पीएम मोदी ने धेरोला राजस्थान में टाटा पावर चिप सेमीकंडक्टर, कौन सा, धेरोला राजस्थान में टाटा पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फोकरोप की चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की आधारशिला रखी। ओके, भारत की पहली कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस होगी। इसमें क्या होगा, 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 3 प्रोजेक्ट शामिल हैं। कितने, 1.25 करोड़ रुपए से अधिक के, क्या, लाख करोड़ रुपए से अधिक के 3 प्रोजेक्ट शामिल है। ओके, धोरोला यूनिट की क्षमता कितनी, यहाँ पे कितने बनाए जा सकते हैं, 50,000 फेफर स्टेटर प्रति महीने बना सकते हैं। कितने स्टेटस प्रति महीने बना सकते हैं। अब आते हैं आखिरी प्रश्न, आखिरी मतलब करंट अफेयर का आखिरी, उसके बारे में हमारा जो विषय बात कर रहे थे कि विस्तार से उसको जानेंगे, फिर उस पर आते हैं। ओके, चलिए। हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइंस सेवा फ्लाइंग 90 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये क्षेत्रीय क्या है, एयरलाइंस है, मतलब आसपास के क्षेत्र में चलने वाली एयरलाइंस है। कौन सी क्षेत्रीय एयरलाइंस, फ्लाइंग 91, कौन सी, फ्लाइंग 91 का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए अमित शाह ने, ऑप्शन नंबर बी एस जयशंकर, ये विदेश मंत्री है अपने, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ, ये रक्षा मंत्री है। ओके, ये केंद्रीय मंत्री है। ओके, ऑप्शन नंबर डी ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ये किसने किया, ये किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कि पहले किस में थे, पहले थे ये कांग्रेस में, बाद में ये किस में शामिल हो गए, बाद में ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं। किस में, बीजेपी में, पहले किस में थे, कांग्रेस में थे ये को। तो ये किसने किया, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। ओके, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा, चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी, टेलीग्राम चैनल रोजगार सारथी से। ओके, अब आते हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि एक विस्तार को हम लोग विस्तार से एक टॉपिक को जानेंगे। टॉपिक क्या होने वाला, नवीन उपभोग सर्वेक्षण का पुनः मापन। क्या है नवीन उपभोगन और क्या है इसका पुनः मापन है, जानते हैं थोड़ा। कंपाउंडेड रूरल एरिया, ये सारी चीज़ इसके बारे में लोग जोड़ सकते हैं, कितना कितना ऊपर नीचे हो रही चीज़। ओके, चलिए बढ़ते आगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, रोजगार सारथी। आप जानते हैं इसके बारे में विस्तार से क्या चीज़ है। ओके, जैसे बात करें, हाल ही में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्य किस, क्या, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑफिस, ओके, NSSO, ओके, इसके द्वारा आयोजित घरेलू उपयोग व्यवसाय संरक्षणों के हाउसिंग होल्ड कंपाउंड स्ट्रक्चर सर्वे, क्या, HCES 2022-23 के संसार निरीक्षक जारी किए गए। ओके, यह इसमें ये हुआ, ये निष्कर्ष गरीबों के मामले में चिन्हित किए गए रुझानों से संबंधित 3 मुद्दों के विश्लेषण की मांग करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन लोगों ने 2022-23 में निरीक्षण निकाला, जिसमें क्या हुआ कि गरीब जो थे उनके मामलों के जुड़े कुछ रुझान सामने आए। इनमें 3 मुद्दे महत्वपूर्ण निकल के सामने हुए। 3 मुद्दे क्या थे, पहले जानते हैं। NSO द्वारा और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नेशनल अकाउंटेंट स्टैटिक NSA द्वारा प्रस्तुत निजी उपभोग व्यय के आंकड़ों के बीच अंतर। ओके, एक तो पहले ही हो गया निजी उपभोग व्यय के आंकड़ों के बीच अंतर, उपभोग पैटर्न में बदलाव और उपभोग मूल्य सूचकांक CPI एवं मौद्रिक नीति के लिए इनके निर्यात हैं। ओके, अब जानते हैं आगे क्या है HEC की मुख्य बातें। HEC क्या है, क्या इसकी मुख्य बातें रही हैं, चलिए जानते हैं। जैसे बात करें परिचय, इसका परिचय जान लेते भाई साहब। HEC आमतौर पर प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिक ऑफिस NSO द्वारा आयोजित किया जाता है। ओके, इसके HSC किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, ये नेशनल स्टैटिक ऑफिस, इसका आप लोग नाम भी याद रखना, हो सकता है पेपर में इस बार पूछ लिया जाए। ओके, द्वारा आयोजित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि CSO और NSSO के विलय के साथ 2019 ये दोनों एक साथ विलय हो गए। फिर उसमें क्या हुआ, 2019 में क्या बनाया गया, NSO का गठन किया गया। इन दोनों को मिलाकर इसका गठन किया गया, किसका, NSO का। CSO को मिलाकर और NSSO को मिलाकर NSO का गठन किया गया। ओके, इस परिवार द्वारा वस्तु और सेवाओं के उपयोग के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया। सॉरी इसमें क्या गया वस्तु एवं सेवाओं के उपयोग, मतलब जो वस्तु हैं और सेवाएं हैं उनका उपयोग कहाँ कितना मात्रा में उपयोग किया जाता है, उसके लिए इसको डिजाइन किया गया। ये इसके बारे में बताती है और जानकारी एकत्र करके लोगों के सामने इसको प्रस्तुत करती है। ओके, किसको, NSO। ओके, HCES में संग्रहित डेटा का उपयोग संकलक घरेलू उत्पाद, क्या, GDP, इसकी फुल फॉर्म क्या है, संकलक घरेलू उत्पाद। ओके, ग्रॉस इंडेक्स टैक्स। ओके, चलिए जानते हैं। गरीबी दर और CPI जैसी विभिन्न माइक्रो इकोनॉमिक
संकेतों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। ओके, इसका क्रॉप की CPI जानने के लिए भी किया जाता है। ओके, माइक्रो संकेत को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। ओके, जानते हैं नीति आयोग, इसमें नीति आयोग थोड़ा इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है इसके अंदर। चलिए, नीति आयोग की स्थापना 2016 में हुई थी, आपको पता है कि किसी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। ओके, इसके वर्तमान में वो उस समय जो उसके वो थे अध्यक्ष, वो तो मोदी जी थे, तो वर्तमान में भी अध्यक्ष मोदी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है किसका, नीति आयोग का। ओके, हाल ही में नवीनतम उपयोग एवं ब्याज संरक्षण के संकेत मिलते हैं कि देश में गरीबी घटाकर कितनी 5% रह गई है। इसके अनुसार संकेत क्या मिलते हैं कि गरीबी घट चुकी है। पहले गरीबी अगर मान 10% थी तो अब कितनी 5% रह गई है। तो वो तो आप लोगों को पता है कितनी गरीबी घटी है, कितनी बढ़ी है। ओके, वो तो आप लोगों को पता है। वर्ष 2017-18 में आयोजित पिछले HCES के निष्कर्ष द्वारा सरकार डेटा गुणवत्ता पर सवाल उठाने के बाद जारी करने का निर्णय लिया गया है। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई थी, ये रहा, ये इंडेक्स इसका 2019 में कितनी थी, 2004-05 में कितनी थी, 2011-12 में कितनी थी, और 2022-23 में कितना रहा है, कितना मुकाबला रहा है इन लोगों को। हाउस सेल्फ इन्वोल्व एग्रीकल्चर और ओवरऑल होलसेल। ओके, इन दोनों के बारे में कितना ये रहा है। इसके PDF टेलीग्राम चैनल रोजगार सारथी पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके, चलिए आते हैं सूचना सृजन क्या है जानते रहो। ये वस्तुएं खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तुओं को संयंत्र, ओके, सेवाओं दोनों पर सामान्य व्यय की सूचना प्रदान करता है। क्या करता है, खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तुओं संयंत्र दोनों पर, मतलब खाने वाली योग्य और ना खाने वाली योग्य वस्तुओं दोनों सेवाओं दोनों पर सामान्य व्यय की खर्च सूचना प्रदान करता है। मतलब दोनों पर कितना खर्च हुआ है, कितना उपयोग में आया, इन सब की सूचना प्रदान करता है। कौन करता है, ये करता है सूचना सृजन। ओके, इसके अतिरिक्त यह घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग एवं मंथली पर कैपिटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर क्या MPC के अनुमान की गणना करना और विभिन्न MPC श्रेणियों में परिवार एवं व्यक्तियों के वितरण का विश्लेषण करने में सहायता प्रदान करता है। ये क्या करता है, इन लोगों की गणना करता है कि कितना कहाँ उपयोग हुआ है, कितना कहाँ उपयोग हुआ, कितने लोगों ने उपयोग किया है, कितने परिवारों को में उपयोग हुआ है। ओके, और क्या नवीनतम सर्वेक्षण की एक मुख्य विशेषता क्या है, नवीनतम सर्वेक्षण की मुख्य विशेषता क्या है, जिसके टॉपिक हमारा क्या है, नवीनतम सर्वेक्षण क्या हुआ, नया सर्वेक्षण। ओके, इसमें औसतन मासिक प्रति व्यक्ति उपयोग, मतलब प्रति व्यक्ति कितना उपयोग करता है मासिक, मतलब सालाना। ओके, व्यय का अनुमान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे और विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं कार्यक्रम के माध्यम से परिवार द्वारा प्राप्त मुक्त वस्तुओं के मूल आंकड़ों को शामिल किया गया है। मतलब जो गरीब कल्याण योजना उसको ना शामिल करके बिना इसके शामिल किया गया, इसका उपयोग और इसके बारे में पता लगाया गया है। ओके, ये सब चीज़ इसके बारे में हो सकती है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलती है, बाकी योजना चलती है, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया, इसके बिना ही इसको बारे में जानकारी एकत्रित करी गई। ओके, चलिए जानते हैं MPC में वृद्धि, MPC में बढ़ोतरी कैसे हुई है, चलिए जानते हैं। बात करें, इसमें उजागर होता है कि वर्ष 11-12 के बाद से, क्योंकि 11-12 में तो किसकी सरकार थी, कांग्रेस की, उसके बाद किसकी सरकार आई, उसके बाद आई है BJP की सरकार 2015-16 में। ओके, 14 के बाद से शहरी परिवार में MPC में कितनी 33.5% की वृद्धि हुई थी, और जो बाद में कितनी 3,510 रुपये तक पहुंच गई थी। जबकि ग्रामीण भारत और MPC में 40.42% बढ़कर 2008 रुपये कितनी 2008 रुपये हो गया। ओके, अब बात करते हैं 2022-23 में कितना हुआ, 2022-23 में 2022-23 में ग्रामीण घरेलू व्यय का कितना 46% और शहरी घरेलू 39% खाद्य पदार्थ में हुआ है। ओके, इतनी बढ़ोतरी हुई है, 46 और ग्रामीण में कितना 46 और घरेलू शहरी में 39%। ओके, ये सब इनमें वृद्धि हुई है, पहले कितनी थी और अब कितनी है, फर्क हुआ है थोड़ा। ओके, बढ़िया। जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर MPC का वितरण, अब MPC का वितरण कैसे हुआ था, जनसंख्या के आधार पर कितनी जनसंख्या उसमें कितना MPC देना चाहिए। ओके, MPC द्वारा रैंक किए गए भारतीय ग्रामीण आबादी के निचले 5% के औसत MPC 1,373 रुपये है, जबकि शहरी क्षेत्र में कितनी 1,373 रुपये पर व्यक्ति आए। ओके, जबकि शहरी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी की जनसंख्या के लिए है 2,001 रुपये है, कितना 2,001 रुपये, 2,000 रुपीज़। ओके, MPC द्वारा
रैंक किए गए भारत की ग्रामीण और शहरी आबादी के शीर्ष 5% का औसत एमपीसी क्रम से 10,501 और 10,501 रुपये से लेकर 20,824 रुपये तक का जा सकता है। ओके, इतना आगे बढ़ सकता है। इसके बाद थोड़ा ही टॉपिक और बचा है, इसको मैं करवाता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग करते हैं एंड इसका। ओके, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका परिवार आप आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। रोजगार सारथियों के राज्यवार एमपीसी भिन्नता है। एमपीसी में क्या भिन्नता है? राज्य के अनुसार सिक्किम में ग्रामीण कितना 7,731 रुपये और शहरी में 12,105 रुपये, दोनों में इतना अंतर है। ओके, ग्रामीण में कितना है 7,731 रुपये और शहरी में 12,105 रुपये। ये कहाँ की बात करिए कर रहे हैं सिक्किम की। ओके, दोनों में अधिकतम एमपीसी है, जबकि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवार के कुल छत्तीसगढ़ में कितना है 2,466 रुपये और शहरी में 4,483 रुपये के साथ न्यूनतम है। मतलब यहाँ पे न्यूनतम, वहाँ पे अधिकतम है। कहाँ पे? सिक्किम में अधिकतम है, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम। ओके, औसत एमपीसी के मामले में ग्रामीण शहरी अंतराल मेघालय में कितना 83% में से सबसे अधिक है। मेघालय में क्या है? सबसे अधिक औसत है। औसत के अनुसार जाने तो ग्रामीण शहरी में तो 83%, और जिसके छत्तीसगढ़ में कितना 82%, मतलब छत्तीसगढ़ में क्या 82 है और मेघालय में कितना 83%। तो मेघालय में 1% अधिक है, 1% अधिक है। कहाँ के मुकाबले? छत्तीसगढ़ के मुकाबले एमपीसी। ओके, केंद्र शासित प्रदेश में एमपीसी की भिन्नता। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, मतलब आपको टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने अपने, जैसे कि हमारे टोटल स्टेट कितने 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, जिन्हें हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, यूटी बोलते हैं। ओके, ये तो हमारे राज्य हो गए। तो इन 8 राज्यों में से वो राज्य कौन से जिसमें एमपीसी भिन्नताएं पाई जाती हैं? चलिए, एक तो चंडीगढ़ अपना केंद्र शासित प्रदेश, आपको पता ही होना। चंडीगढ़ 2 स्टेट की राजधानी है, किसकी? एक तो हरियाणा की और एक पंजाब की। ओके, ये दोनों की राजधानी भी होती है। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ में अधिकतम एमपीसी क्या है? अधिकतर एमपीसी कहाँ पर पाई जाती है? केंद्र शासित के मुकाबले तो चंडीगढ़ में कितनी 7,447 रुपये एवं शहरी क्षेत्र में कितनी है 12,575 रुपये। शहरी क्षेत्र में 12,575 और ग्रामीण क्षेत्र में 4,467 रुपये। जबकि लद्दाख में बात करें, क्योंकि लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू एंड कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश था, अभी वो नहीं है। ओके, लद्दाख 4,035 रुपये लद्दाख में। लक्षद्वीप में कितनी 5,475 रुपये केंद्र शासित प्रदेश है। में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लिए गए क्रम से न्यूनतम एमपीसी का पाया गया है। ये न्यूनतम इसमें आंकड़े नापे गए इसके। ये तो थी केंद्र शासित प्रदेश, इन सब के बारे में बात। और अब हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इसके बारे में जो जानकारी थी वो हमने सारी एकत्रित कर ली है। ओके, अब उम्मीद है आप लोगों को सारी वीडियो में जो मैंने समझाई सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए, प्यारे प्यारे दोस्तों के पास। और आप लोग उनके पास जरूर भेजिए जिन्हें आप रात भर लगे रहते हैं चैटिंग करने में, सोते नहीं है उनके चक्कर में। तो हाँ, उनको जरूर भेज दीजिए। उनसे बोल दे भाई साहब पढ़ लो, या भाई साहब तो बोल नहीं सकते ना, आप तो बोल दो पढ़ लो, और फिर दोनों साथ में रहेंगे, आगे पढ़ लिख के बन जाओगे ऑफिसर। ओके, तो उम्मीद है आप लोग समझ में आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।